दोस्तों, आपने इलेक्शन के दौरान लेवल प्लेइंग फील्ड का जुमला बहुत सुना होगा। क्या है ये लेवल प्लेइंग फील्ड? नहीं पता? कोई बात नहीं, आइए हम समझाते हैं। दोस्तों, इसकी मिसाल ले लें एक क्रिकेट मैच से। मिसाल के तौर पर इंडिया और पाकिस्तान के क्रिकेट टीमों के बीच एक मैच होने वाला है। अब कैसा हो अगर हम आपसे कहें कि पाकिस्तान को सिर्फ 6 प्लेयर्स खिलाने की इजाजत है और दूसरी तरफ इंडिया अपनी पूरी टीम के साथ मैदान में जा रही है ना अनफेयर बात? एक टीम 6 प्लेयर्स के साथ और दूसरी 11। दोस्तों, इसे कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड का ना होना। तो अगर यहाँ लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाती तो दोनों टीम अपनी बराबर स्ट्रेंथ के साथ मैदान में आती। अब अगर हम इसे पॉलिटिक्स या इलेक्शंस पर लागू करें तो कुछ उम्मीदवारों या कुछ पार्टीज को अनफेयर एडवांटेज मिल जाता है। जैसे मौजूदा दौर में आप देख रहे हैं कि कैसे एक पार्टी के लिए पूरा गेम सेट किया गया है इस इलेक्शन में, और इसके अलावा कुछ पार्टियों की तो मीडिया कवरेज पर बैन लगा दिया गया था इस इलेक्शन में। दोस्तों, इस इलेक्शन में अगर लेवल प्लेइंग फील्ड होती तो हर पार्टी और हर उम्मीदवार को बराबर का मौका मिलना चाहिए था। इसका मतलब है सबको इक्वल मीडिया कवरेज मिलनी चाहिए थी और कोई भी एक्सटर्नल पावर जैसे गवर्नमेंट या कोई भी पावरफुल इंडिविजुअल्स इलेक्शन प्रोसेस में बेजा दखल ना दे। लेवल प्लेइंग फील्ड का होना ये इंश्योर करता है कि सभी उम्मीदवार फेयर और इक्वल टर्म्स पे कम्पीट कर सकते हैं, जिससे सारी पावर आवाम के वोट में आ जाती, जो कि हमें इस इलेक्शन में होता हुआ नहीं दिखा। अब आ जाते हैं इस बात की तरफ, क्या माजी में कभी पाकिस्तान में फेयर इलेक्शन हुए हैं? क्या माजी में इसका कोई निशान मिलता है? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में पाकिस्तान के पहले जनरल इलेक्शन से लेकर आज तक की कहानी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें बहुत सपोर्ट मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1947 में ब्रिटिश राज के दो टुकड़े हुए, इंडिया और पाकिस्तान दो अलग अलग मुल्क बने। मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल के रूप में हलफ उठाया। ये मुल्क की आजादी का वक्त था, लेकिन साथ ही कुछ नए चैलेंजेस की शुरुआत भी थी। पार्टीशन के दौरान लाखों लोगों ने माइग्रेशन किया और इसमें कई सारी मुश्किलात आई। आजादी के बाद पाकिस्तान में एक इंटर्म कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया, जिसे 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहा जाता है। इस इंटर्म पीरियड में कंट्री को मैनेज करने के लिए एक पार्लियामेंट्री फ्रेमवर्क सेटअप किया गया, लेकिन असली पावर गवर्नर जनरल और उनके अपॉइंटेड एग्जीक्यूटिव के पास थी। 1948 में कायदे आजम की वफात ने पाकिस्तान को एक नए पॉलिटिकल ट्रिब्यूनल्स में डाल दिया। इसके बाद लियाकत अली खान ने प्राइम मिनिस्टर के तौर पर लीडरशिप संभाली। 1949 में लियाकत अली खान ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया, जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क और इस्लामिक प्रिंसिपल्स के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश थी। ये पाकिस्तान के फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक फाउंडेशन का काम करने लगा। लेकिन 1950 के दौर में पाकिस्तान में कई पॉलिटिकल चेंजेस हुए। मल्टीपल प्राइम मिनिस्टर आए और गए, मुल्क ने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं देखी, जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में भी डिले हुआ। आखिरकार साल 1956 में पाकिस्तान को उसका पहला कॉन्स्टिट्यूशन मिला और कंट्री को ऑफिशियली इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बना दिया गया। इस कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट्री सेटअप को प्रमोट किया, लेकिन ये ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। साल 1958 में मिलिट्री टेक ओवर हुआ और जनरल अयूब खान ने पावर संभाली। जनरल अयूब खान ने साल 1962 में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन पॉलिटिकल डिससैटिस्फैक्शन बढ़ता गया। साल 1969 में जनरल अयूब ने पावर याह्या खान को ट्रांसफर की और याह्या खान ने मुल्क में इलेक्शन करवाने का फैसला किया। फाइनली 1970 में पाकिस्तान के पहले जनरल इलेक्शन अनाउंस किए गए। ये इलेक्शंस पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट थे, जहां पहली बार मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी का असल रूप देखा गया। 1970 के इलेक्शंस पाकिस्तान में पहली बार मल्टी पार्टी जनरल इलेक्शंस थे। इससे पहले कंट्री मोस्टली मिलिट्री और ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल में रही थी, और ये इलेक्शंस वो वाहिद इलेक्शंस है जिसके बारे में लोगों का कहना था कि ये बहुत शफाफ इलेक्शंस थे। लेकिन ऐसा नहीं था। यहाँ पे भी लेवल प्लेइंग फील्ड एक टीम के हक में थी। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी अवामी लीग पर बगावत के इल्जाम लगाए गए और पार्टी के लीडर शेख मुजीबुर रहमान को जेल में डाल दिया गया। फिर हुआ यूं कि इलेक्शन का दिन आया। वोटर टर्नआउट काफी ज्यादा था। अवाम ने बड़ी तादाद में वोट कास्ट किया, खासकर ईस्ट पाकिस्तान में। अवामी लीग ने मशरकी पाकिस्तान में 162 में से 160 सीटें जीत ली, लेकिन उन्हें मगरबी पाकिस्तान में एक भी सीट नहीं मिली। वहीं जुल्फकार अली भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मगरबी पाकिस्तान में 81 सीटें जीतकर सबसे कामयाब पार्टी रही, लेकिन उनकी जीत इतनी बड़ी नहीं थी जितनी अवामी लीग की थी। उन्हें मशरकी पाकिस्तान में एक भी सीट नहीं मिली। यहाँ मुजीबुर रहमान पर यह इल्जाम भी लगता है कि उन्होंने मशरकी पाकिस्तान में किसी भी पार्टी की इलेक्शन कैंपेन नहीं चलने दी। खैर, जैसा भी था, मुजीबुर रहमान की अवामी लीग को 300 में से 167 सीट्स मिल गई। अब चूंकि ज्यादा अक्सरियत मुजीबुर रहमान के पास थी, तो हुकूमत बनाने का हक भी उनको था, लेकिन उन्हें यह हक नहीं दिया गया। जुल्फकार अली भुट्टो ने यह नारा लगाया कि हम एक बंगाली को अपना लीडर कैसे मान लें। ये कॉन्फ्लिक्ट इतने बढ़ गए कि बिल आखिर मुल्क के दो टुकड़े हो गए। उधर तुम, इधर हम हो गया। मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया और मगरबी पाकिस्तान में भुट्टो ने अपनी हुकूमत बना ली।
पाकिस्तान में 1970 के इलेक्शंस के बाद से ही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का दौर चल रहा था। जुल्फकार अली भुट्टो जिन्होंने 1971 में पावर संभाली थी, उनका दौर हुकूमत कंट्रोवर्सी से भरा हुआ था, जिसमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और पॉलिटिकल ओपोजिशन के साथ इख्तलाफात शामिल थे। 1977 में भुट्टो ने अचानक मुल्क में जल्द इलेक्शन का ऐलान कर दिया। उनका मानना था कि उनकी पॉपुलर सपोर्ट को मजबूत करेगा और ओपोजिशन को जबरदस्त सरप्राइज में डाल देगा। भुट्टो ने इलेक्शन कैंपेन में भरपूर जान लगा दी, लेकिन यहाँ पे भुट्टो के सामने एक मुश्किल आन खड़ी हुई। वो ये कि जिस तरह अभी पीडीएम बनी थी, उस वक्त मौलाना फजलुर रहमान के वालिद मुफ्ती महमूद ने ओपोजिशन पार्टीज के साथ मिलकर पाकिस्तान नेशनल अलायंस यानी पीएनए का इत्तेहाद बनाया। ये इत्तेहाद भुट्टो की गवर्नमेंट के खिलाफ था। पीएनए ने भुट्टो की पॉलिसीज और गवर्नमेंट को सख्त तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन कोई कुछ भी कर लेता, लेवल प्लेइंग फील्ड तो भुट्टो के हक में थी। 7 मार्च 1977 को इलेक्शन हुआ। लोगों ने भारी तादाद में वोट डाला, लेकिन वोटिंग के अमल में काफी सारे मसाइल थे। पीएनए का इल्जाम था कि भुट्टो ने फौज और पुलिस की मदद से इलेक्शन में हेराफेरी की थी। मुल्क में सियासी बेचैनी बढ़ गई। जब इलेक्शंस के रिजल्ट आए तो भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नेशनल असेंबली की 200 में से 155 सीट्स जीत दी। ये इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अब तक की सबसे बड़ी जीत थी, लेकिन पीएनए ने इस नतीजे को गलत करार दिया। उनका मानना था कि इलेक्शन में धांधली हुई है। इसके बाद मुल्क भर में एहतजाज शुरू हो गया। ये एहतजाज जल्द ही पुरतशद्दुद हो गए। पहले तो भुट्टो ने इन इल्जामात को किया, लेकिन जब हालात और बिगड़ गए तो भुट्टो ने पीएनए के साथ मुज़ाकरात करने की कोशिश की, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकाम रही। मुल्क में सिविल नाफरमानी का दौर चल पड़ा। बड़े पैमाने पर हंगामे हुए। 250 लोगों की जान चली गई, 1200 जख्मी हुए और 83,000 लोगों को कैद कर लिया गया। 700 इमारतें, दुकानें और दफातर जला दिए गए। हैदराबाद और कराची में कर्फ्यू लगा। अवाम इतनी खौफजदा हो गई कि बैंकों से रकम तक निकलवा ली। मुल्क बदतरीन मुआशी सूरत हाल का सामना करने लगा। इसी बेचैनी और अनरेस्ट के बीच 5 जुलाई 1977 को जनरल जियाउल हक ने मिलिट्री कोप किया और भुट्टो को गवर्नमेंट से हटा दिया। जनरल जिया ने मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया और इलेक्शन को कैंसिल कर दिया। इस तरह 1977 के इलेक्शन पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक अहम मोड़ बन गए। मिस्टर भुट्टो की हुकूमत खत्म हो चुकी है। सारे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। कौमी और सूबाई असम्बलियाँ तोड़ दी गई हैं। सूबाई गवर्नर और वजीर हटा दिए गए। ये वाकया पाकिस्तान की जमहूरियत और सियासी ढांचे पर गहरा असर डालने वाला था। पाकिस्तान के पहले इलेक्शन ने मुल्क तोड़ दिया और दूसरे इलेक्शन ने मुल्क में मार्शल लॉ लगवा दिया। सिर्फ यही नहीं, इलेक्शन में कामयाब होने वाले जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी हो गई। दोस्तों, 1977 के इलेक्शन के बाद पाकिस्तान में अगला इलेक्शन हुआ 1985 में। ये इलेक्शन जनरल जियाउल हक के मार्शल लॉ के दौर में हुआ और इसमें पार्टी बेस्ड पॉलिटिक्स को अलाउ नहीं किया गया था। इस इलेक्शन को नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब है कैंडिडेट बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी के बैनर के नीचे इलेक्शन लड़े। फिर एक दिन आता है, पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा एकदम से बदल जाता है। 17 अगस्त साल 1988 जनरल जियाउल हक का जहाज एक हादसे का शिकार हुआ। वो दुनिया में नहीं रहे और दुनिया भी बदल गई। अब की बार मुकाबला था भुट्टो की जानशीन बेनजीर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नवाज शरीफ के बीच में। बेनजीर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और इलेक्शन की तारीख ले ली। फिर आ जाता है 16 नवंबर 1988। तकरीबन 9 साल बाद भुट्टो को जियालों को ये मौका मिलता है कि वो वोट के जरिए भुट्टो की फांसी का बदला लें। जैसे भुट्टो के खिलाफ एक इत्तेहाद बनाया गया था, वैसे ही बेनजीर के खिलाफ भी एक इत्तेहाद ने जन्म लिया। वो था 9 पॉलिटिकल पार्टीज पर मुश्तमिल IGI यानी इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद। बेनजीर की जाली बरहाना तस्वीरें हेलीकॉप्टर्स के जरिए शहरों में फेंकी गयी और जैसे आज इमरान खान को यहूदी एजेंट कहा जाता है, वैसे ही बेनजीर को यहूदी एजेंट कहा जाने लगा। सिर्फ यही नहीं, इलेक्शन की तारीख से सिर्फ 4 दिन पहले इलेक्शन कमीशन ने यह हुक्म दिया कि वोट डालने के लिए कौमी शनाख्ती कार्ड का होना जरूरी है, जिससे बेनजीर की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि उस दौर में ज्यादातर गांव देहातों में लोगों के पास शनाख्ती कार्ड होते ही नहीं थे और बेनजीर के वोटर्स की अक्सरियत उन्हीं गाँव देहातों से ही थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये क्लेम करती है कि उनके लाखों वोट इसी वजह से जाया हुए, यानी यहाँ भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। लेकिन किस्मत और अवाम बेनजीर के साथ थी। जब इलेक्शंस का रिजल्ट सामने आया तो उनकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 93 जबकि IGI को 54 सीटें मिलती हैं। यूं 2 दिसंबर साल 1988 को बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आजम मुंतखब हुई। उनका हल्फ उठाना न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में वुमेन लीडरशिप के लिए एक अहम वाकया था। मैं बेनजीर भुट्टो सिद्ध के दिल से हल्फ उठाती हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान की हामी और वफादार रहूंगी। अब बारी आती है 1990 के इलेक्शन की। इस इलेक्शन का मौका आता नहीं है बल्कि लाया जाता है।
जी हाँ, उस वक्त के सदर गुलाम इसाक खान ने 6 अगस्त 1990 को बेनजीर पर करप्शन के इल्जाम लगाकर उनको हुकूमत से हटा दिया और मुल्क में एक बार फिर नए इलेक्शंस होते हैं। इस बार लेवल प्लेइंग फील्ड पूरी तरह नवाज शरीफ के हक में थी। कहा जाता है कि उन्हें जितवाने के लिए कौमी खजाने से 14 करोड़ रुपए निकाले गए, जिसमें से 6 करोड़ सियासतदानों में बांट दिए गए। सिर्फ पैसों का ही जोर नहीं था, बल्कि ओहदों का भी जोर दिखाया गया। इलेक्शन करवाने के लिए निगरां वजीर आजम उन्हें बनाया गया जो 1988 में बेनजीर के खिलाफ IGI के सरबराह थे, यानी गुलाम मुस्तफा जतोई, और सदर भी वही थे जिन्होंने बेनजीर की हुकूमत को करप्शन के इल्जामात में गिराया था, यानी गुलाम इसाक खान। सिंध में वजीर आला भी बेनजीर के मुखालिफ लगाया गया। यूं पूरी फील्ड बेनजीर के खिलाफ सेट कर दी गई। फिर 24 अक्टूबर 1990 का दिन आता है। यहाँ पे लेवल प्लेइंग फील्ड काम कर जाती है। इलेक्शन के नताइज 1988 के इलेक्शन से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। नवाज शरीफ 105 सीटों के साथ मैदान मार जाते हैं और यूं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पहली बार पाकिस्तान के वजीर आजम बन जाते हैं। इस इलेक्शन की बात करें, इससे पहले इस इलेक्शन के बैकग्राउंड के बारे में जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, बेनजीर की हुकूमत को गिराने वाले सदर गुलाम इसाक खान को 3 साल बाद अब नवाज शरीफ भी खटकने लगे थे। यहाँ पे होता है एक वाकया जिसकी वजह से इन दोनों में इख्तलाफात जन्म लेते हैं। 7 जनवरी 1993 आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज जंजुआ अचानक हार्ट अटैक होने से इंतकाल कर गए। अब जाहिर है उनकी जगह एक नया आर्मी चीफ मुंतखब करना था। यहाँ पे नवाज शरीफ चाहते थे कि वो कोर कमांडर लाहौर जनरल मोहम्मद अशरफ को कायम मकाम आर्मी चीफ मुंतखब करें, लेकिन गुलाम इसाक खान ने अपनी पावर्स को इस्तेमाल करके जनरल अब्दुल वहीद को नया आर्मी चीफ मुंतखब कर दिया। यहाँ पे नवाज शरीफ गुस्से में आकर टीवी पे ये बयान देने लगे कि मैं 8वीं तरमीम का इस्तेमाल करके सदर की पावर्स ही खत्म कर दूंगा। अब गुलाम इसाक खान के पास एक ही रास्ता था, इससे पहले कि उन पे हमला हो वो खुद हमला कर दे। यहाँ पे गुलाम इसाक खान ने वही पुराना फॉर्मूला अपनाया, करप्शन के इल्जाम लगा के नवाज शरीफ की हुकूमत को भी गिरा दिया। और फिर आता है एक और इलेक्शन। इस बार लेवल प्लेइंग फील्ड थी बेनजीर के हक में। IGI भी खत्म हो चुकी थी और यहाँ तक के नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग भी टूट गई। एक बनी मुस्लिम लीग नवाज और दूसरी बनी मुस्लिम लीग छठा ग्रुप। जैसे इस इलेक्शन में इमरान खान से बल्ले का निशान ले लिया गया, वैसे ही उस वक्त नवाज शरीफ से साइकिल का निशान ले लिया गया और उन्हें मिला नया निशान शेर, जो उस वक्त उनके लिए बहुत बड़ा झटका था क्योंकि साइकिल उनकी पुरानी पहचान थी। खैर 6 अक्टूबर 1993 को इलेक्शन होते हैं। इतना सब बेनजीर के हक में होने के बावजूद वो बहुत बड़ी अक्सरियत हासिल नहीं कर पाई। उन्हें मिली 65 सीटें और मुस्लिम लीग नून को मिली 56 सीटें। लेकिन फिर भी बेनजीर ने छठा ग्रुप और आजाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर हुकूमत बना ली। लेकिन फिर अचानक एक वाकया पेश आता है बेनजीर के साथ। 20 सितंबर 1996 को प्राइम मिनिस्टर बेनजीर के भाई मुर्तजा भुट्टो को कत्ल कर दिया जाता है। बेनजीर के खिलाफ ये तासुर पैदा कर दिया जाता है कि जो वजीर आज़म अपने भाई को न बचा सके वो आम आदमी की हिफाजत कैसे करेगी। और फिर आती है 5 नवंबर 1996 की रात। प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक फैक्स आता है। ये फैक्स था ऐवान सदर से एक हुक्मनामा। बेनजीर को वजीर आज़म के ओहदे से हटा दिया गया है, असेंबलियां तोड़ दी गई हैं और फिर मुल्क बढ़ता है अगले इलेक्शन की तरफ, यानी इलेक्शन 1997। लेकिन इलेक्शन से पहले शुरू हो जाता है एहतसाब का एक नया दौर। बेनजीर पे काफी सारे केसेस दायर कर दिए गए, बड़ी तादाद में गिरफ्तारियां हुई। जैसे इस बार PTI के सारे रहनुमाओं को जेल में डाल दिया गया था, वैसे ही उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स को भी जेल में डाल दिया गया। ये एहतसाब का दायरा इतना बढ़ गया कि बढ़ते बढ़ते बेनजीर के इत्तेहादियों तक पहुंच गया। मौलाना फजलुर रहमान पे भी काफी सारे इल्जाम लगाए गए। उनके बारे में ये मशहूर हुआ कि उन्होंने डीजल के परमिट में कमीशन खाया है, जिसका ताना आज तक वो सुनते आ रहे हैं। खैर 1997 के इलेक्शन से पहले बेनजीर इलेक्शन कैंपेन में नहीं बल्कि एहतसाब से बचने में मसरूफ नजर आई और जमात इस्लामी ने भी इलेक्शन का बाइकआउट कर दिया। अब नवाज शरीफ के लिए रास्ता बिल्कुल साफ था। मगर ठहरिए, यहाँ होती है एंट्री एक शख्स की जिससे नवाज शरीफ घबरा गए। वो इतना घबरा गए कि उसे इत्तेहाद करने की दावत तक दे दी। उस शख्स में इतनी अकड़ थी कि उसने नवाज शरीफ की ये पेशकश ठुकरा दी। दोस्तों, ये शख्स कौन था और आगे क्या हुआ इस इलेक्शन में, ये आप जानेंगे हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान डेमोक्रेसी की अगले पार्ट में। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो का अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम मिलेंगे आपसे इस वीडियो के अगले पार्ट में।